नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 69 बीपीएससी का पार्ट 2। कल हमने 75 क्वेश्चन देखा था। बाकी के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, नहीं, ये गलत है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी नहीं होगा। यानी 1 और 2, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? नीतिसार एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय। कामकंदक के द्वारा राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, फुतूहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतूहात ए आलमगिरी वॉज रिटन बाय ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई थी फुतूहात ए आलमगिरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? इन्होंने समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? When was Bihar first separated from the Bengal presidency under the British ruled India? 1912। 1912 में बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से कथन गलत हैं? पहला देखते हैं, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये गलत है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, हाँ, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। नहीं, इसकी सीमा तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से नहीं मिलती है। अगला है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, ये करेक्ट है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ये गलत है, क्योंकि मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंचता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। दूसरा, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। इनमें से कोई भी नहीं होगा, नाइदर 1 नॉर 2। दोनों ही ऑप्शन गलत है, दोनों ही कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एक्सप्लोरर है और उसका बर्थ प्लेस है, खोजकर्ता है और उनका जन्म स्थान है। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान कहाँ पर है? क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान है इटली, ये इटली के थे। जैक्स कार्टियर का जन्म स्थान कहाँ पे? जैक्स कार्टियर का बर्थ हुआ था फ्रांस में। सर फ्रांसीसी ड्रेक का बर्थ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। और फर्डिनेंड मैगलन का बर्थ हुआ था पुर्तगाल में।
यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने मध्य अमेरिका की खोज की थी और जेम्स कार्टियर ने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। अगला सवाल देखते हैं। यूएई के रियासती राज्य हैं। यूएई के रियासती राज्य में आते हैं अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कैन, फुजैरा, रास अल खेमा। ये सब यूएई के रियासती राज्य हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? द ऑरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस? स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची में नगरी से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? बिहार में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं? पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। ये बिहार के चंपारण जिला में। दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में है, यानी ये बिहार में नहीं है। अगला है गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान के बीकानेर में है, यानी ये भी नहीं होगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, ये है बिहार के मुंगेर जिला में, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण में है और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में है। 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैंगेटिक डॉल्फिन मीन्स गंगा नदी के डॉल्फिन। इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला है गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCA की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सही कथन है। दूसरा है इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। ये भी सही है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। ये भी करेक्ट है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। गैंगेटिक डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं, सारे ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज? गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना जमुई में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? गोल्ड इज फाउंड जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अगला सवाल है, त्रिवेणी शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी शहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अभिकथन ए और कारण। कथन और कारण दिया हुआ है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की शिराएं पाई जाती हैं। ये कथन है। और कारण है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। इसमें सही उत्तर चुनना है। इसका एक्चुअली दोनों कथन सही है और RA की सही व्याख्या करता है। कारण जो है, रीज़न जो है, वो सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। पहला है धारवाड़ चट्टान प्रणाली, फिर है विंध्यन चट्टान प्रणाली। विंध्यन चट्टान प्रणाली में क्या आ रहा है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कार्टजाइट और शेल। इस प्रकार इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट है
कार्टनरी चट्टान प्रणाली। कार्टनरी चट्टान प्रणाली में आता है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है। मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली का निर्माण होता है। अगला है तृतीयक चट्टान प्रणाली। तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। उस वक्त क्या समय हो रहा होगा? 6 बजे शाम हो रहा होगा, 6 PM। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, नहीं। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, हाँ। अब्रक झारखंड के कोडरमा में पाया जाता है और कोडरमा को अब्रक की राजधानी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं 179 है, 179। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। इसमें से जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे इनकरेक्ट हैं। अगला सवाल है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तराखंड का एक सीमा है अल्मोड़ा, जो कि तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। उत्तरकाशी और चमोली तिब्बत सीमा से लगा है, अल्मोड़ा तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अगला सवाल देखते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 दिवसीय 5 सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं। उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये करेक्ट है। दूसरा है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के ही माध्यम से की जाती है। यानी 1 और 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता नहीं।
इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। हाँ, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला, इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। 2 और 3 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। अनुसूचित जनजाति को घोषित करने के लिए कुछ विशिष्टताएं होती है। क्या क्या है उसमें? आदिम लक्षणों के संकेत, ये होना चाहिए विशिष्ट संस्कृति, उनकी एक अलग संस्कृति होती है, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। इनमें से जितने भी ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4 सारे ही उपयुक्त हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। एक अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए ये सारे विशिष्टताएं आवश्यक हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार विचार का संदर्भ किस देश में से लाया गया है? मौलिक अधिकार विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है? अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 में समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 17 में समाप्त कर दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। अगला सवाल देखते हैं, मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज लिस्टेड विथ लिस्ट 1 विथ देयर ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन लिस्ट 2। यहाँ पे 2 लिस्ट दिए हुए हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है, राजनीतिक दल और स्थापना के वर्ष। पहला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका स्थापना वर्ष क्या था? 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना किया गया था। फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना की गई थी 1925 ईस्वी में। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, इसकी स्थापना की गई थी 1998 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? अनुच्छेद 120A के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देता है। Under which article the speaker can allow any member of the house to speak in his her mother tongue? Article 121। अगला सवाल है, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार संपत्ति SDR, ये सभी इसमें सम्मिलित है।
शामिल है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति का नियम देखते हैं, इसमें से कौन कौन से। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, ये भी करेक्ट है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। अगला है, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। ये सारे ही जितने कथन दिए हुए हैं ये सभी उत्पत्ति के नियम के बारे में ही दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती। दरअसल ये जो कथन दिए हुए इसमें से कौन से कथन सही हैं ये जानना है, तो पहला कथन सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, ये सही है आंकड़ों के अनुसार। अगला है, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये भी सही आंकड़ों के अनुसार। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था, ये गलत है। यानी सिर्फ इसमें 2 ऑप्शन हैं, 2 और 3, केवल 2 और 3 ही इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसमें से 4 कथन दिए हुए हैं। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, ये इसका सही आंसर है दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में। बाकी के सारे जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं वो तीनों गलत हैं, वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 1, 2, 3 नंबर देख लीजिएगा, क्योंकि वो गलत है तो इसलिए मैंने उसे नहीं पढ़ा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में अपनाया गया। इन विच ईयर वॉज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन अडॉप्टेड? ये अडॉप्ट किया गया 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें 4 कथन दिए हुए हैं, 4 में से कौन से कथन गलत है? यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से बड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है, ये सही है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां, ये कथन गलत है। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है, ये भी गलत है। अगला है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप ऑल इन वन PC, टैबलेट, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF शामिल होंगे, ये सही है। यानी इसमें से 2 कथन गलत हैं, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें भी 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से कथन गलत हैं? यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, ये कथन गलत है। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है, ये करेक्ट है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग है, ये गलत है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है, ये कथन भी सही है। यानी इसमें से 2 कथन गलत हैं, 1 और 3, ये दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? कुछ कथन दिए हुए हैं, 4 कथन। इसमें से सही उत्तर चुनने के लिए कहा गया है। पहला है, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने के आदेश दे सकते हैं, ये सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ये कथन गलत है। अनुच्छेद 360 में ये परिणाम लागू नहीं होता है। अगला है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, ये सही है। नंबर 4 भी सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? इसमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ये गलत है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी सही है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, ये गलत है। यानी इसमें से 2 ऑप्शन सही हैं, 2 और 3। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें से सही उत्तर कौन सा है? देखते हैं। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, ये नहीं है ऑप्शन। दूसरा है, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, ये गलत है, क्योंकि कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, ये दोनों करेक्ट है। 2 और 4 आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 2 और 4 दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? गया जिला की वर्तमान संख्या 5,98,000 है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर नहीं होता है, व्यय कृषि पर नहीं होता है। इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वैश्विक और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से गलत कथन को चुनना है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये कथन गलत है। बाकी के सारे कथन सही हैं। आप लोग एक बार ऑप्शन देख लीजिए।
अगला सवाल है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं। अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में केवल एक और दो और 3 है, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आप लोग एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कुछ 3 रीजन दिए हुए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। ये तो करेक्ट है। 1857 के विद्रोह की विफलता का कहीं ना कहीं कारण अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी। अंग्रेजों का जो सैनिक था वो हमारे सैनिकों से कहीं आगे था। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। जो भी विद्रोही थे उनके पास कोई भी ऐसा एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा की कमी थी। समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल पाया, समर्थन का अभाव था। तो ये सारे कारण थे 1857 के विफलता के। अगला सवाल है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। बिहार का एक रसोइया था जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया था। उनके भोजन में जो जहर मिला हुआ था उससे उनकी जान बचाई थी। उनका नाम क्या था? बत्तख मियाँ। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकाष्ठ आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बकाष्ठ आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कुछ घटनाएं दिए हुए, ऊपर दी गई घटनाओं का निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था। उसके बाद मिंटो मॉल सुधार हुआ था। फिर होम रूल आंदोलन, उसके बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 1, 3। पहले सूरत विभाजन, फिर मिंटो मॉल सुधार, उसके बाद होम रूल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। अगला सवाल है, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिट्टन इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद जो संधि था इलाहाबाद संधि, उस पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। 1632। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल जो किया था वो सबसे पहला भूख हड़ताल उनका था अहमदाबाद हड़ताल। सर्वप्रथम इन्होंने भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था अहमदाबाद हड़ताल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के पहले सीएम भी बने। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की
प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। इसमें 2 लिस्ट दिए हुए हैं, दोनों को मैच करना है। पहले लिस्ट में दिए हुए हैं भारत समाज सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा और आत्मीय सभा। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, कलकत्ता में की थी 6 अक्टूबर 1839 को। अगला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा किन्होंने स्थापित किया था? राम मोहन रॉय ने, कलकत्ता में किया था इन्होंने 1815 में। अगला सवाल देख, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ए का 2, बी 1, सी 3। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा राम मोहन रॉय। अगला सवाल देखते हैं। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थीं? अंबाबाई जो स्वतंत्रता सेनानी थी वो कर्नाटक की थी। अगला सवाल है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ये विचार किस नेता के थे? ये विचार लाला लाजपत राय के थे। के अनुसार सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित की गई थी कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो 140 तक ही थे। इसके बाद जो 10 क्वेश्चन हैं आप लोगों के वो रीजनिंग के थे, रीजनिंग के हैं, तो ये मुझे नहीं लगता है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँगी, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं PDF अवेलेबल करा दूँगी। वैसे आप लोगों का जो रिवीजन था वो रिवीजन हो गया होगा। अब एग्ज़ाम में टाइम भी नहीं है। आप सभी को ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं दूसरे सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।